पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिवी और जेपी जंगल में मुखिया और उसके आदमियों की नजर से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन डर के कारण जंगल में ही एक जगह छुप गए थे। तभी उनके सामने कोई आया, जिसे देखकर दोनों डर गए थे। तू यहाँ? हाँ दीदी, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता था? कौन है तेरे साथ और तू यहाँ कैसे पहुँचा? मैं अकेला ही आया हूँ। देख मंगू, झूठ मत बोल, तू जरूर मुखिया के साथ मिलकर मुझे ढूंढ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सचमुच अकेला हूँ। ठीक है, अब वापस जा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तू नहीं रह पाएगा, इसीलिए कहती हूँ वापस जा। मैं अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकता। जेपी भी दोनों की बातों में शामिल होता है। क्या हुआ शिवी, मंगू यहाँ कैसे आया? वो हमारे पीछे आ गया है और अब साथ जाना चाहता है। वहाँ मंगू को रहने में परेशानी हो सकती है। हाँ, लेकिन मंगू मान ही नहीं रहा है। इसको छोड़कर हम दोनों आगे निकलते हैं। जब ये तेजी से हमारे बराबर नहीं चल पाएगा तो खुद वापस लौट जाएगा। जेपी और शिवी मंगू को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंगू भी हांफते हुए उनके पीछे आ रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊँगा दीदी। अब मंगू को अकेले छोड़कर कहीं जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे अपने साथ नहीं ले गए तो वो ये यहीं खो जाएगा। हाँ, अब इसे अपने साथ ही ले जाना होगा। ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा भी परेशान किया तो वापस जंगल भेज दिया जाएगा। मंगू ने शिवी की शर्त मान ली और तीनों साथ साथ चलने लगे। तभी सड़क पर उन्हें एक ट्रक आता हुआ मिला जो शहर की तरफ जा रहा था। तीनों उसमें दिल्ली जाने के लिए बैठ गए। ट्रक ने उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन पर भीड़ और इतने सारे लोगों को देखकर शिवी और मंगू आश्चर्यचकित हो गए। अरे बाप रे, ये सब क्या है? ये ट्रेन है, हम इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यह देखकर शिवी भी बहुत खुश हुई। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। शिवी और मंगू के लिए इतनी भीड़ में जाना बहुत अजीब था और बाकी सब भी दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। दीदी, ये कैसे लोग हैं? हमको क्यों देख रहे हैं? हम इनसे अलग हैं, इसलिए सब ऐसे देख रहे हैं। हाँ दीदी। तब तक जेपी भी टिकट लेकर आ गया। क्या हुआ, क्या बातें चल रही हैं? मिस्टर जेपी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो एक अलग ही दुनिया है, हम इनसे अलग हैं। मुझे और खुद को थोड़ा समय दो शिवी, एक दिन ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। चलो अब ट्रेन में बैठते हैं, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। तीनों ट्रेन में चढ़े। मंगू कभी खिड़की से झांकता तो कभी सीट पकड़कर देखता। उसके लिए ये सब बहुत नया और खुश कर देने वाला था। जेपी ने उसे सीट पर बैठने का इशारा किया। ट्रेन चलने लगी। शिवी और मंगू नई दुनिया में ट्रेन की तेज चाल और साथ साथ भागते पेड़ बिल्डिंग को देखकर खुश हो रहे थे। तभी ट्रेन में कुछ बदमाश आ गए। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जिसके पास जो भी है सब निकाल कर दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। सभी लोग बहुत डर गए और अपने हाथ ऊपर करके बैठ गए। जल्दी जल्दी सारा माल बाहर निकालो। बदमाश जेपी के पास आया और बंदूक जेपी के सिर पर तान दी। तेरी शक्ल बता रही है कि तेरे पास बहुत धन है, चल जल्दी से निकाल बाहर, नहीं तो तुझे दुनिया से निकाल दूंगा। ए, तू जेपी से ऐसे बात कैसे कर सकता है? अपनी बंदूक अलग हटा। ओ जंगली लड़की, मतलब जंगली जानवर भी अब एक बेताज बादशाह को सिखाएंगे। जेपी शिवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बदमाश को एक थप्पड़ लगाया। उसके साथ वाले भी आकर लड़ाई करने लगे। तभी शिवी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। बदमाश चलती ट्रेन से जान बचाकर कूद गए। मंगू सीट पर खड़ा होकर ताली बजाने लगा। बाकी यात्रियों ने भी तालियों से शिवी का स्वागत किया। देखो शिवी, मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम इस दुनिया में मिल जाओगी। तीनों बातें करने लगे। ट्रेन तेज गति से सपनों के शहर दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। तीनों बाहर आने लगे। जेपी ने देखा कि वहाँ आने जाने के लिए एस्केलेटर भी है। आओ, हम इन सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर मंगू और शिवी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। घबराहट के कारण दोनों को पसीने आ गए थे। क्या हुआ, तुम दोनों कहाँ खोए हो? चलो इस पर पैर रखो और वो बराबर में हाथ भी रख लेना। पैर बिल्कुल बीचों बीच में ही रखना और इस पर चलना मत, चुपचाप खड़ी रहना, क्योंकि यह खुद चलेगी।
मैं इस पर पैर नहीं रख पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम पैर रखो तो। नहीं नहीं। शिवी और मंगू ने दोनों ने मना कर दिया। यह देख आसपास के लोग भी हंसकर जाने लगे। देखो सभी हंस रहे हैं। अगर गिर गई तब भी तो हंसेंगे ना। जेपी ने पीठ पर बैग टांगा और शिवी व मंगू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती दोनों को एस्केलेटर से ऊपर ले गया। अब लगा क्या डर? शिवी और मंगू चुप रहे। एकेडमी जाने से पहले हमें कुछ जरूरी सामान और कपड़े भी खरीदने होंगे। अब हम शॉपिंग मॉल चलते हैं। तीनों ऑटो की सहायता से शॉपिंग मॉल पहुँचे, लेकिन ऑटो में बैठना, नए नए लोगों को देखना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, दुकानें, खाने पीने की चीजें उनमें रोमांच पैदा कर रही थी। तीनों जैसे ही मॉल पहुँचे, मंगू बहुत तेज आवाज में चिल्लाया। वहाँ उपस्थित सभी लोग इनकी ओर देखने लगे। कहानी जारी रहेगी। मनोहर बजबज की जूट मिल में काम करता था। उसके घर से जूट वाली मिल थोड़ी ही दूरी पर थी। आजकल वहाँ बंदी चल रही थी। सभी की तनख्वाह कई महीनों से रुकी थी। मनोहर और उसकी पत्नी सुधा बहुत तकलीफ का जीवन बिता रहे थे। सास दिन रात चारपाई पर पड़ी बहू को कोसती रहती। सुधा के पास एक सिलाई मशीन थी। सुधा सिलाई करके घर का खर्च चला रही थी। मनोहर जैसे ही घर आया, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? पहले पानी दो, बहुत थक गया हूँ। बड़ी देर हो गई। नहीं, मजदूर संगठन की मीटिंग थी, इसीलिए देर हो गई। पैसे का कोई इंतजाम नहीं हुआ, कहाँ से करूँ? मैं सोच रही हूँ गुड्डू को लेकर मैं कुछ महीनों के लिए मायके पटना चली जाती हूँ। पटना जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? मैं जरा कुछ कपड़े देकर आती हूँ। सुधा चली गई। सिले हुए कपड़े देने के बाद वो एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि जमीन पर कोई चीज चमक रही थी। उसने जैसे ही वहाँ की मिट्टी हटाई तो वहाँ एक पीतल की अंगूठी पड़ी थी। सुधा ने उसे उठा लिया और अंगूठी को अपने आंचल से पोंछकर अपनी हथेली पर रखकर दूसरे हाथ से ढककर बोली, मैंने सोचा सोने की अंगूठी है। और जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसने देखा कि उस अंगूठी के साथ ही एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। अरे ये कैसे आ गई? वो घर की तरफ भागी। अरे सुनते हो, कहाँ हो? जरा जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों इतने उतावली हो रही हो? लगता है कोई खजाना मिल गया है। क्यों गला फाड़ रही है? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझो। क्या मतलब? सुधा ने उसे पूरी बात बताई और अंगूठी उसके हाथ में पकड़ा दी। ये तो सोने की अंगूठी है, कहाँ से मिली? देखूं तो सही। सुधा ने फटाफट पीतल वाली अंगूठी को हथेली पर रखा और दूसरे हाथ से ढक दिया, आंखें बंद करके। मेरे पास सोने की चेन नहीं है, अंगूठी मुझे सोने की चेन दे दो। तभी उसके हाथ में थोड़ी सरसराहट हुई। उसने हाथ झटक दिया और एक मोटी सोने की चेन जमीन पर गिर पड़ी। हमारे तो भाग्य खुल गए। हाँ हाँ ठीक है, अब ये बात अपने तक ही रखना। एक चीज, बस एक चीज और। मेरे बच्चे को खाने पीने का ढेर सारा सामान चाहिए था। सुधा ने पीतल की अंगूठी उठाई, हथेली पर रखा और आंखें बंद करके बोली, मेरे बच्चे को खाने पीने का ढेर सारा सामान चाहिए। तुरंत उनके घर में कई सारी दूध की बोतल, फल, मिठाई, बिस्किट और टॉफियों से भरी एक टोकरी हाजिर हो गई। हाय राम, कितना सारा सामान है। अरे लाओ, ये अंगूठी ठीक से रख दूं, जब जरूरत होगी तभी इसको निकालेंगे। सुधा खुशी खुशी सारे काम निपटाने लगी। दोनों खाना खाकर सोने चले गए। गुड्डू का बहुत दिनों के बाद पेट भरा था, वो आराम से सो गया। सास भी आज खुशी खुशी चारपाई पर पड़ी गुनगुना रही थी। मनोहर ने वो अंगूठी अपनी जनेऊ में बांध लिया। तभी अंगूठी से आवाज आई, तुम इस अंगूठी से दिन भर में सिर्फ 3 चीजें ही मांग सकते हो, पर ध्यान रखना, जो कुछ मांगोगे उससे किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। मनोहर अचकचा कर उठ गया। जब उठा तो पसीने से तर था। ये आवाज किसकी थी? शायद इसी अंगूठी से ही आवाज आई। ये अंगूठी तो बोल भी सकती है। सुधा, सुधा ये देखो, क्या कमाल की चीज पाई है तुमने। ये अंगूठी तो बोल भी सकती है। बहुत देर तक बात करते करते दोनों की आंख लग गई। तभी मनोहर के कान में कुछ लोगों के बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। वो कान लगाकर सुनने लगा। जिस जूट मिल में काम करता हूँ, उसको कुछ लोग जलाने जा रहे हैं। मुझे जल्दी जाकर अपनी मिल को बचाना होगा, वही तो हमारी रोजी रोटी है। मनोहर झट से उठा और हाथ में टॉर्च
और एक लाठी लेकर मिल की तरफ भागा। जल्दी चलो, मिल में आग लग गई है। अधिकांश लोग मिल के स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे। कई खिड़कियां फटाफट खुल गईं। सब लोग दौड़कर उसके पीछे आ गए। मनोहर जब मिल के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि मिल में वाकई एक कोने में आग लगी है। सब लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, बल्कि मनोहर का हाथ भी जल गया। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आग लगी है? मुझे पता नहीं, नींद आ रही थी, तभी मैंने गली में कुछ लोगों की आवाज सुनी। जूट मिल को जला देते हैं, अगर सेठ हमारे पैसे नहीं देता तो मिल के रहने का क्या फायदा। वो बातचीत मेरे कानों में जैसे ही पड़ी, मैं तुरंत भागा। आग ज्यादा नहीं फैली थी, मिल बच गई थी। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी, इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मनोहर ने उसको सारी बात बताई और वहाँ जाकर देखा तो वो लोग आग लगा चुके थे। तुम्हारे हाथ भी जल गए हैं, लाओ दवा लगा दूं। हाँ, दवा लगा दो। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह सुबह ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो मिल के मालिक खड़े थे। मनोहर, तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तुम्हारे जैसे कर्मचारियों की ही हमें आवश्यकता है। अरे तुम्हारे हाथ तो बुरी तरह से जल गए। ये कुछ पैसे रख लो, जाकर अपना इलाज करवा लेना। और हाँ, अब से तुम हमारी मिल के मुख्य सुरक्षा कर्मी के पद पर काम करोगे। सेठ जी, बहुत बहुत दया है आपकी। सेठ जी चले गए। सुधा, अरे जल्दी जाओ, ये देखो, सेठ जी ने मुझे इलाज के पैसे भी दिए हैं और मुख्य सुरक्षा कर्मी का पद भी दे दिया। ओह, चलो तब तो हम आसानी से इलाज करवा सकते हैं। अरे सुनो, हम अंगूठी से 3 चीजें मांग सकते हैं ना? तो उस अंगूठी से कहेंगे कि तुम्हारे हाथ ठीक कर दे। अरे हाँ, मैं तो मिल की आग के चक्कर में भूल ही गया था। चलो पहले दवा लगा दो और चलो अंगूठी निकालो। सुधा अंगूठी लेकर हाथ में रखकर आंखें बंद करके, इनका हाथ ठीक कर दो, हमें भी एक अच्छी रहने की जगह दे दो और हमारी मिल खुलवा दो। क्षण भर में ही मनोहर का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया और तभी अचानक से मिल का सायरन बज उठा। अरे ये तो कमाल हो गया, लगता है मिल खुल गई है। लो अब इसे रख दो, जब कोई खास जरूरत होगी तभी इसे निकालेंगे। हाँ, मैं जरा देख कर आता हूँ, सही में मिल खुल गई है क्या? मिल के सामने मजदूरों की भीड़ लगी थी। सब सेठ जी की जय जयकार कर रहे थे। वापस आकर मनोहर सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। मनोहर उठकर बैठ गया। क्या हुआ, तुम तो सोने गए थे ना, नींद नहीं आई क्या? कितने दिनों से मिल बंद पड़ी थी, जादुई अंगूठी नहीं खुलवा दिया। तूने अच्छा किया जो ये इच्छा जाहिर की। मनोहर अपनी लाठी लेकर बाहर चला गया और सेठ जी की हवेली की तरफ चल दिया। सेठ जी के घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि 2 लोगों ने दरबानों के मुंह पर कुछ सुंघाया और अंदर चले गए। वो सीधे सेठ जी की कोठी के अंदर की तरफ भागा। सेठ जी, दरवाजा खोलिए, जल्दी करिए। क्या हुआ मनोहर, इतनी रात को? सेठ जी, चोर चोर, आपकी कोठी में चोर घुसे हैं। सबने जाकर देखा तो सचमुच तिजोरी के पास 2 चोर मुंह को कपड़े से बांधे तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आहट सुनते ही सीढ़ियां चढ़कर छत से नीचे कूद गए। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। उन्होंने चोरों का पीछा किया और उन्हें दबोच लिया और सेठ जी के सामने ले आए। इनको बंद कर दो, अभी पुलिस को खबर करता हूँ। मनोहर, आज तुमने दूसरी बार हमारी हिफाजत की है। अब से तुम हमारी कोठी के पास वाले घर में ही रहोगे। मालिक, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसी दिन सेठ जी के कहने से मनोहर कोठी के पास बने घर में रहने आ गया। अब उसके जीवन में सास का बड़बड़ाना भी अब बंद हो गया था। जादुई अंगूठी की वजह से सारे सुख आ गए थे।